हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर पेपर 2 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसके अंदर जो है हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है रिवीजन क्लासेस के अंदर, और जो थर्ड यूनिट है अब मैं उसका एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगी। सेकंड यूनिट जो है इसके बाद हम करेंगे। सबसे पहले आता है इश्यूज़ इन असेसमेंट, यानी कि जब आप असेसमेंट कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ों की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी असेसमेंट जो है सही से नहीं हो पा रही। सबसे पहले जो है हम असेसमेंट का ये देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है असेसमेंट की। असेसमेंट क्या एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि चलता रहेगा, कंटिन्यूसली एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को। यानी कि पहले समझते हैं कि बच्चे के अंदर कहाँ दिक्कत आ रही है उसको सीखने में, और फिर उसकी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव कराते हैं। उसी को हम क्या है असेसमेंट कह रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग आवर एक्सपेक्टेशन एक्सप्लोर्स इन पब्लिक, सेटिंग अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया, यानी कि जो एक प्रॉपरली क्राइटेरिया वगैरह है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग क्वालिटीज़, यानी कि सिस्टमेटिकली गैदरिंग, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, एविडेंस वगैरह को देखकर हम ये देखेंगे कि कहाँ तक हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारे स्टैंडर्ड थे, वो मैच हो पा रहे हैं जो बच्चा सीख रहा है उससे। असेसमेंट कैन बी ऑफ 4 डिफरेंट येट इंटर रिलेटेड लेवल। असेसमेंट जो है हम 4 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है वो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। जिससे कि हम कहाँ कहाँ असेसमेंट कर रहे हैं। पहला आता है इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या सिलेबस, कोर्स, असाइनमेंट, एक्टिविटीज़, इनके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाएगा बच्चे की कि किस तरीके से जो बच्चा है काम कर रहा है। और जैसे कि रिव्यू ऑफ असाइनमेंट दैट अंडर स्कोर द रिसर्च प्रोसेस एंड द यूज़ ऑफ पोर्टफोलियो और जर्नल्स, यानी कि इसके अंदर असेसमेंट के अंदर क्या किया जाएगा, उसकी बिब्लियोग्राफीज़ और रिव्यू असाइनमेंट के ऊपर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा जब भी आप असेसमेंट करेंगे बच्चे को। नेक्स्ट आता है कैंपस वाइड। कैंपस वाइड यानी कि कैंपस लेवल पर आप क्या है किसी बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं, उसके एकेडमिक प्रोग्राम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंपोनेंट एंड इवेल्यूशन ऑफ सेबी ऑफ द कोर कोर्सेज, यानी कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में असेसमेंट कर रहे हैं कि कोर कोर्स क्या है और उसके बारे में लिटरेसी कंपोनेंट क्या क्या हैं, किस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर क्या है हम असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है बियॉन्ड द कैंपस असेसमेंट। अब कैंपस के बाहर की क्या असेसमेंट है। असेसमेंट कैन बी एक्सटेंड बियॉन्ड द कैंपस बाय लुकिंग एट आवर ग्रेजुएट एज दे जॉइन द वर्क फोर्स, यानी कि जैसे वो काम करना शुरू करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन किसी ने कंप्लीट किया और वो काम करना स्टार्ट करें तो उस टाइम पर उनकी क्या है असेसमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट आता है विद इन द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरियन होगा वो जो है टीचिंग के अंदर तो इन्वॉल्व होता नहीं है, लेकिन जो है वो आपको जब आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं जब देखेगा वो कि किस तरीके से आप बैठे हैं, क्या आप चुप रहते हैं या किस टाइप के आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ये चीज़ें भी क्या है वो नोटिस करेगा। इवन असेसमेंट कैन ऑल्सो इंक्लूड इन द क्लास असाइनमेंट और एक्टिविटीज़, प्रिंट एंड वेब बेस्ड ट्यूटोरियल एंड कॉम्पिटेंस टेस्ट और द सेल्फ असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्री और पोस्ट टेस्ट, यानी कि इनके अंदर क्या है हम टेस्ट वगैरह लेकर जो वेब बेस्ड ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं उनकी हेल्प से भी हम क्या है असेसमेंट कर सकते हैं। यानी कि असेसमेंट जो है हम 4 डिफरेंट लेवल पर करते हैं। जब चाहे हम चारों लेवल पर अलग अलग करते हों, लेकिन कर तो किसी एक स्टूडेंट की ही रहे हैं, यानी कि एक इंटर रिलेट भी करते हैं कि इन द क्लासरूम या फिर कैंपस में क्या है, और बियॉन्ड द कैंपस बच्चा किस तरीके का, और विद इन द लाइब्रेरी जब वो लाइब्रेरी में है तो वो क्या कर रहा है। असेसमेंट जो है हेल्प करती है हमारे ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करने में, यानी कि हमारे जो टारगेट है उसको सही करने में हमारी मदद करती है। It also help in bringing change in the need interest of the child and psychology of learning। ये जो है नीड और इंटरेस्ट को भी बढ़ाने में हेल्प करती है, उसकी साइकोलॉजी क्या है इस चीज़ को भी जानने में क्या है मदद करती है। नेक्स्ट आता है इट लीड्स टू चेंज इन द करिकुलम टू अनेबल इट टू कीप पीस विद द डिमांड ऑफ द रैपिड चेंजिंग एंड द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, यानी कि रैपिडली डिमांड हो रही है जिस चीज़ की, या फिर हमारा जो करिकुलम है उसके अंदर जो हम चेंजेस ला सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी हमें असेसमेंट ही हेल्प करेगा कि किस तरीके की बच्चे की नीड है या किस तरीके की करिकुलम में रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी चीज़ें क्या है हमें असेसमेंट से ही पता चलता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ असेसमेंट।
There are 6 sequential stages of assessment process for the young children. यानी कि जो यंग बच्चे हैं उनके लिए 6 जो है प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे. फर्स्ट आता है चाइल्ड फाइंड और केस फाइंड, यानी कि चाइल्ड फाइंड या केस फाइंड. नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग. थर्ड आता है हमारा डायग्नोस करना. फोर्थ आता है इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग करना किसी भी प्रोग्राम और इंटरवेंशन के बारे में. फिफ्थ वन इज़ परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना. और सिक्स्थ वन इज़ प्रोग्राम इवेल्यूएशन करना. ये जो है हमें ओवरऑल असेसमेंट में मदद करेंगे. असेसमेंट इज़ एन इंटीग्रेटेड आइसोलेशन, यानी कि असेसमेंट जो है जुड़ी हुई है. द ओवरऑल एम ऑफ द असेसमेंट इज़ गैदर्ड इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ओवरऑल मेन एम क्या होता है हमारी असेसमेंट का कि हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर उसको यूज़ किया जाए. स्टेज 1 यानी कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन. अब जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कहाँ तक जो है हमारी टीचिंग जो है इफ़ेक्टिवनेस हो सकती है, किस वजह से हम जो है अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं. फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन, कन्वर्सेशन और एंड द डिस्कशन. असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वगैरह क्या हो सकते हैं, टेस्ट आप कौन कौन से ले सकते हैं. तो यानी कि पहले हम सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. अब जो आपने इंफॉर्मेशन को गैदर किया था, अब आप उसको एक जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हैं. In order to make the recording effective, we must use different recording devices such as learner portfolio, recorders का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट आता है केस स्टडी, रिपोर्ट, बुक्स एक्सेट्रा. यानी कि अब हमें क्या है, रिकॉर्डिंग करनी होगी. जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसको केस स्टडी की फॉर्म में या रिपोर्ट बुक्स के अंदर या फिर लर्नर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को देखना होगा. इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन को it is essential that the information is recorded in both quantitative and qualitative terms. यानी कि अगर जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसको ज़रूरी है कि आप जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी कि संख्या वगैरह और क्वालिटीज़ यानी कि अच्छा है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरीके से जो है आप रिकॉर्ड करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. along with well thought out and objective ऑब्जर्वेशन बाय द टीचर. यानी कि जब टीचर जो है अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन करेगा उसके बाद ही आप क्या है रिकॉर्डिंग करेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इज़ दैट इट शो द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर इन डिफरेंट डोमेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें ये पता चलेगा कि लर्नर क्या है, किस तरीके से जो है प्रोग्रेस कर रहा है अलग अलग डोमेन के अंदर. यानी कि वो फिज़िकली कैसे कर रहा है, मेंटली उसका किस तरीके से कर रहा है, वो एकेडमिकली किस तरीके से काम कर रहा है, कोग्निटिव डोमेन या फिर हमारा अफेक्टिव डोमेन या फिर साइकोमोटर डोमेन. यानी कि हर डोमेन की क्या है, हम टाइम टू टाइम हमें प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन. यानी कि अब क्या करेंगे, जो हमने रिकॉर्डिंग की थी इंफॉर्मेशन, पहले हमने गैदर किया था, इकट्ठा किया था, फिर हमने रिकॉर्ड किया है उसको एक जगह पर. और रिकॉर्ड करने के बाद अब जो इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड की है उसको हम एनालाइज करेंगे. यानी कि उससे पता लगाएंगे कि किस तरीके की जो है लर्निंग बच्चा कर रहा है, क्या उसका प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है लर्न करते हुए. यानी कि अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे. To do this, the gathered information has to be analyzed periodically so that the teacher can be draw conclusion about how child is learning and progressing. गैदरिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है रिकॉर्डिंग होके, और फिर उसको एनालाइज करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. उसको टाइम टू टाइम अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आपने जो गैदर की है इंफॉर्मेशन या रिकॉर्डिंग की है उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा. क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें बच्चे के बारे में पता लगा सके. एनालाइज एंड रिव्यू ऑल्सो लीड टू अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड एंड द एक्सपेक्टेड रिक्वायरिंग फ्यूचर इम्प्रूवमेंट. यानी कि एनालाइज के अंदर सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि वीकनेस क्या है बच्चे की, स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलता है कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं. ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा और किस तरीके से जो है बच्चे को इम्प्रूव करने की आगे ज़रूरत है, इन चीज़ों को हमें जानने में हेल्प मिलती है. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइड स्टूडेंट विद द एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर डूइंग वेल. यानी कि क्या वो काम सही कर रहे हैं. लिंक टू द क्लासरूम लर्निंग एंड स्पेसिफाई पुट
हाउ टू रीच द नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कैसे पहुंचा जा सकता है, ये हमें क्या है एनालाइजिंग या और रिपोर्टिंग डोमेन जो है हमारा मतलब कि प्रोसेस जो है स्टेप जो है वो बताएगा। नेक्स्ट आता है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अब जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, फर्स्ट स्टेप गैदर करना, सेकंड स्टेप रिकॉर्ड करना, थर्ड स्टेप एनालाइज करना। अब आपके पास इंफॉर्मेशन ये आ चुकी है कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। अब क्या करेंगे, आप उनको इम्प्रूव कैसे करेंगे, यानी कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट, यानी कि अब बच्चे को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा किसी भी अगर वो डोमेन में वीक है। जैसे कि मान लेते हैं वो जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है बिल्कुल ही वीक है, तो उसको किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर वो अफेक्टिव डोमेन में वीक है या फिर वो कोग्निटिव डोमेन में जो है वीक है, तो इनमें क्या है वो किस तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट शुड बी रिजल्ट इन द इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट का मेन काम ही यही होता है कि इम्प्रूवमेंट आए बच्चे के अंदर, यानी कि ये हमारा रिजल्ट क्या शो करेगी कि बच्चा इम्प्रूव कर पाएगा। दिस कॉल्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, यानी कि ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। सम क्वेश्चन दैट द टीचर कुड आस्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कुछ क्वेश्चन जो है बच्चे टीचर जो है अपने आप से पूछे, जैसे कि आर ऑल द लर्नर्स इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ क्लास, क्या सारे बच्चे के जो है जो भी एक्टिविटी आपने कराई है, अब जैसे आप रीडिंग करा रहे हैं, क्या सिर्फ एक ही बच्चे से तो रीडिंग नहीं करा रहे हैं, क्या आप पूरी क्लास को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर। टीचर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट आर देयर प्रॉब्लम एंड हाउ शुड आई हेल्प देम। अगर क्या है कोई बच्चा रीडिंग नहीं कर रहा है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, या फिर उसको हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर देयर लर्नर हु फेस द प्रॉब्लम इन कोपिंग विद द पेस एंड द फॉलो द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या जो बच्चा है जो आप पढ़ा रहे हैं उसको इजीली कॉपी कर पा रहा है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही है, या फिर जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है टीचर अपने आप से पूछेगा। नेक्स्ट होता है व्हाट आर माय ओन नीड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब टीचर क्या है अपने आप से ये भी देखेगा कि अगर कोई जो है कमी आ रही है और वो टीचर की वजह से आ रही है, तो वो ये भी सोचेगा कि क्या मेरे प्रोफेशन के अंदर मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत है। हाउ कैन आई फुलफिल देम इन ए कंटिन्यूस मैनर, और मैं किस तरीके से जो है अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कंटिन्यूसली पढ़ाते हुए, यानी कि हम लगातार उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ। द मेन पर्पज़ ऑफ असेसमेंट इज़ टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग। हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि हम जो है असेसमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हम इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस, यानी कि लर्निंग प्रोसेस को जो है इफ़ेक्टिव किया जा सके, एंड हैंस इट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड अप्रोप्रिएटली विद एवरी स्टेज इन द लर्निंग। इसीलिए जो है इसको हर स्टेज के साथ जोड़ा जाता है। ये सब जो है स्टेप हम फॉलो करते हैं असेसमेंट के लिए। अब आता है एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट को हम जनरली क्या समझते हैं कि जो भी एक्टिविटी टीचर्स करा रहा है स्टूडेंट को लर्न करने के लिए, तो यानी कि टीचर कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है उनको लर्निंग में, उसको हम एजुकेशनल असेसमेंट कहेंगे। असेसमेंट जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है इस तरीके से, जैसे इनिशियल हो सकती है, फॉर्मेटिव हो सकती है, सबमिटिव हो सकती है, डायग्नोस्टिक हो सकती है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, रेफरेंस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब हमने टाइप ऑफ असेसमेंट जो है फर्स्ट वीडियो के ही अंदर कवर किया था, तो अगर आपको जो है ये अच्छे से करना है तो फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट आता है इनिशियल असेसमेंट, यानी कि स्टार्टिंग में प्री असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट इसको कहा जाता है, जो कि इंस्ट्रक्शन से पहले आप असेसमेंट करके देखते हैं कि जो बच्चा है, अब जैसे 5th स्टैंडर्ड वो पास करके आया है, 6th क्लास के अंदर जब स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी टीचर क्या है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट नहीं करता, वो पहले क्या है आपसे नॉलेज गेन करता है कि आप जो है आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि आप क्या है लास्ट क्लास के अंदर किस तरीके से आप कितना सीख कर आए हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, उसको चेक करेगा। यानी कि पढ़ाने से पहले के असेसमेंट को हम इनिशियल असेसमेंट कहेंगे। इट हेल्प्स द टीचर टू एक्सप्लेन द मटेरियल मोर एफिशिएंटली। ये जो है टीचर को मोर एफिशिएंटली वे से मटेरियल को जानने मतलब कि बताने में हेल्प करेगी। अगर आपको नहीं आता होगा तो आपकी नॉलेज वो चेक कर लेगी और उसके बाद ये देखेगी कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे को पढ़ाएगी। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव यानी कि वही टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहना। जो एजुकेशन असेसमेंट है इसके अंदर जैसे कि टेस्ट वगैरह हमारे होते रहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी एंड वुड नॉट नेसेसरली बी यूज्ड अ ग्रेडिंग प्रोसेस।
फॉर्मेटिव असेसमेंट में ज़रूरी नहीं होता कि हम ग्रेडिंग वगैरह प्रोसेस को फॉलो किया जाए। इसके अंदर जैसे कि हम डायग्नोस्टिक स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले सकते हैं, क्विज़ वगैरह ले सकते हैं, ओरल टेस्ट ले सकते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये को करंटली होता है विद द इंस्ट्रक्शन, हमारे इंस्ट्रक्शन के साथ चलता रहेगा। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट एम टू सी इफ़ द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन बिफोर डूइंग ए सबमिटिव असेसमेंट। ये देखा जाता है जो हमारे सबमिटिव फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उनके होने से पहले टीचर ये चेक करता है कि क्या बच्चे को सब कुछ चीज़ जो है समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट आता है सबमिटिव असेसमेंट। ये जो है जर्नली एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है फॉलो किए जाते हैं। अब जैसे कि हमारे एग्ज़ाम होते हैं मार्च के अंदर, नॉर्मली सभी स्कूल्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो क्या है एग्ज़ाम हमारे, उनको हम सबमिटिव असेसमेंट कहेंगे। या फिर सितंबर के अंदर हमारे एग्ज़ाम होते हैं, उनको हम सबमिटिव असेसमेंट कहते हैं। सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है कि इसके अंदर क्या एक समराइज स्टूडेंट के बारे में, मतलब कि पूरी की पूरी हर चीज़ स्टूडेंट के बारे में पता की जाती है, टू नो एंड इफ़ दे अंडरस्टैंड वेल। और इसलिए ये किया जाता है कि ये जानने के लिए कि क्या बच्चे को जो पढ़ाया था वो अच्छे से समझ आया या नहीं आया। अगर जो है इनका डिसाइडेड क्राइटेरिया होता है उससे जो है अगर बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो इसका मतलब उसको जो है लर्निंग में प्रॉब्लम है और उस बच्चे को फेल किया जाता है। नेक्स्ट आता है इफ़ द टीचर डू सबमिटिव असेसमेंट द लर्नर विल नो हाउ वेल दे एक्वायर टू लेट। यानी कि अगर टीचर जो है सबमिटिव असेसमेंट कर रहा है तो बच्चे को ये पता चलता है कि हम सीख चुके हैं, कितना हम पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में यानी कि ओवरऑल हर चीज़ के बारे में डायग्नोस किया जाएगा टीचर के द्वारा। देयर आर 7 प्रैक्टिसेस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। 7 इफेक्टिव लर्निंग की प्रैक्टिस हैं। वन ऑफ देम इज़ शोइंग द क्राइटेरिया ऑफ इवेल्यूएशन बिफोर द टेस्ट। यानी कि एक जो है हम टेस्ट से पहले एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं जो कि हमें हेल्प कर रहा है बच्चे के बारे में जानने में। अनदर इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्री असेसमेंट। प्री असेसमेंट हमें क्या कर रही है, टू नो व्हाट द स्किल लेवल ऑफ द स्टूडेंट आर बीइंग गिविंग इंस्ट्रक्शन। कि जब स्कूल मतलब कि बच्चों का लेवल क्या था, स्किल का लेवल क्या था जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी। गिविंग ए लॉट ऑफ फीडबैक एंड encouraging आर द अदर प्रैक्टिसेस। फिर अगर फीडबैक देना, इंकरेज करना बच्चे को, तो ये भी हमारी एक एक्टिविटी होती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम ओवरऑल असेसमेंट करते हैं बच्चे की। नेक्स्ट आता है कि डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ असेसमेंट, कंडक्ट ऑफ असेसमेंट। वी कैन डिज़ाइन एंड कंडक्ट एंड इफेक्टिव असेसमेंट। हम इस तरीके से जो है इफेक्टिव असेसमेंट कर सकते हैं। प्रिपेयर कैंडिडेट, सबसे पहले जो है कैंडिडेट को प्रिपेयर किया जाए। इट इज़ अप टू द अटेंडिंग कैंडिडेट टू डेमोस्ट्रेट देयर एबिलिटी टू एट द असेसमेंट डे। यानी कि कैंडिडेट क्या है डेमोस्ट्रेट करके दिखाएं जिस टाइम पे उनकी क्या उनकी एबिलिटीज़ हैं असेसमेंट डे के ऊपर। कैंडिडेट शुड बी फुली ब्रीफ्ड इन एडवांस ऑफ अटेंडिंग एंड बी इशूड विद द फुल इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो आउटलाइन द फुल फॉर्मेट ऑफ डे सो दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। यानी कि अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं किसी बच्चे की तो उनको पहले ही एडवांस में बता देना चाहिए क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन वगैरह हैं, सारी चीज़ें उनको कम्प्लीटली बता देनी चाहिए। क्या हमारा फॉर्मेट रहेगा इसके बारे में, ताकि वो बच्चे क्या है ये पता लगा पाएँ कि आप उनसे पूछना क्या चाह रहे हैं। अब आपने क्या है सरप्राइज़ टेस्ट बोल दिया, मान लेते हैं, लेकिन बच्चे को अब कुछ नहीं पता कि आप क्या पूछेंगे, यानी कि वो फुल्ली कंफ्यूज रहेगा। आप कहेंगे पूरे सिलेबस में से मैं टेस्ट लूँगी, तो वो क्या है पूरा का पूरा कंफ्यूज रहेगा। अब बच्चा क्या है, आप एक दिन पहले ही बता रहे हैं उस चीज़ को, तो वो क्या है पढ़ ही नहीं पाएगा उस टेंशन में कि टीचर पता नहीं क्या पूछ रहा है, किस तरीके का टेस्ट होगा। अब लेकिन आप कह देते हैं कि MCQ टेस्ट होगा, एक चैप्टर का होगा, तो बच्चा क्या है ईजीली उसको टारगेट समझ आ जाएगा कि एक चैप्टर का ही टेस्ट है, मुझसे ये चैप्टर जो है कवर करना है, यही मेरा जो है मेन टारगेट है। तो इसलिए जो है आउटलाइन प्रॉपरली बच्चे को देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट एंड प्रिपेयर असेसर्स। यानी कि व्हेन इन्वाइटिंग असेसर सिलेक्ट दोज यू बिलीव विल बी एड वैल्यू। यानी कि उन असेसर यानी कि उन लोगों को जो है इंक्लूड करना चाहिए जो कि आपको लग रहा है कि वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। देयर शुड बी सफिशेंट असेसर्स फॉर ए ग्रुप ऑफ साइज़। यानी कि जो असेसमेंट लेंगे उनको हम असेसर कहेंगे, यानी कि टीचर जो होंगे हमारे असेसमेंट ले रहे हैं तो असेसर हैं वो, तो वो है एक
अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ साइज़ के अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए असेसर को। अब जैसे कि क्लास हमारी 100 स्टूडेंट की है और आपने एक ही टीचर को बोल दिया कि इनकी सबकी असेसमेंट लो, तो वो क्या है, एक बिल्कुल ही रॉन्ग क्राइटेरिया होगा, क्योंकि एक टीचर 100 बच्चों को कैसे असेस कर सकता है। इसीलिए जो है आपको जो असेसर हैं उनकी वैल्यू जो जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए। एंड an individual will also be required to administer the day and another to run the assessment day। यानी कि जो है असेसर होगा या फिर जो इंडिविजुअल है उसको क्या है, असेसमेंट के लिए 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए और फर्स्ट डे उसको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि किस तरीके से हमें टेस्ट लेना है। अब मान लेते हैं कोई MCQ वगैरह टेस्ट ले रहा है, तो उसके लिए पहले ही आपको पेपर वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे, रिक्वायर हैं। द स्टाइल इन विच द असेसर डिलीवर द डे विल क्रिएट द एटमोसफेयर फॉर्मल और इनफॉर्मल, रिलैक्स और इंटेंस। देयर बिहेवियर विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द कैंडिडेट। जो असेसर होगा उनका बिहेवियर कैसा है। अब एक टीचर है वो फुल गुस्से में क्लास के अंदर उसने एंट्री की है, तो अब क्या बच्चे थोड़े से डरेंगे उससे, ये बात कॉमन है। लेकिन अगर जो एक टीचर अच्छा पोलाइटली वे से क्लास में एंटर कर रहा है, अच्छे से बच्चों को सेटल कर रहा है, तो अब क्या है, बच्चों का स्ट्रेस लेवल जो है थोड़ा कम रहेगा। तो ये जो भी असेसर का काम है, मतलब कि जो भी टीचर शो कर रहा है उसकी वजह से बच्चों के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट आएगा, उनके बिहेवियर पे भी इफ़ेक्ट आएगा। इसीलिए जो है हमें क्या है, अच्छी तरीके से जो कैंडिडेट है उनको कंफर्टेबल वे में पढ़ाना चाहिए, कंफर्ट लेवल तक पहुंचाना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस वगैरह पूछने चाहिए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई डिज़ायर्ड ट्रेड, यानी कि क्या जो हमारे अलग अलग लक्षण हैं उनको हम पहचानेंगे। बिफोर सिलेक्टिंग द एक्सरसाइज फॉर द योर असेसमेंट डे यू need to have full understanding of what trait your team is of the assessor want to see the candidate demonstrate। यानी कि सबसे पहले यही आता है आइडेंटिफाई डिज़ायर ट्रेड, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ट्रेड का मतलब होता है लक्षण, यानी कि क्या क्या आपको गुण वगैरह जो है चेक करने हैं बच्चे के अंदर, वो आप पहले से ही डिसाइड करके रखें। यानी कि असेसमेंट डे से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में बच्चों की क्या चीज़ों को चेक करना है। अब जैसे कि रीडिंग स्किल को चेक करना है, स्पीकिंग स्किल को चेक करना है, राइटिंग स्किल्स को चेक करना है, मतलब किस स्किल को आपको चेक करना है, आप क्या चाह रहे हैं कि बच्चा किस तरीके से आपके सामने डेमो दे उस चीज़ का। नेक्स्ट आता है वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं ट्रेड्स को पहचानने के लिए। एक्सरसाइज शुड इन्वॉल्व एक सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, पेयर्ड, ग्रुप एक्टिविटी एंड द केस स्टडी और द प्रेजेंटेशन इफ़ रेलेवेंट। यानी कि इसके अंदर जो हम एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रुप की एक्टिविटी हो सकती है, हम इंडिविजुअल को पेयर्ड में कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल लेवल भी के ऊपर भी, या फिर पेयर बना देंगे, हम उनका ग्रुप बना देंगे 1 या 2 बच्चे का, ठीक है। इस तरीके से भी हम क्या है अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करा सकते हैं। जैसे कि अब आपने रोल प्ले देखना है, डेमोस्ट्रेशन आप क्या चाह रहे हैं कि आप ये देखेंगे कि बच्चा किस तरीके का कैरेक्टर जो है कर सकते हैं, तो आपने पहले से ही बच्चों को डिवाइड किया होगा 5 ग्रुप में, 6 ग्रुप में। तो इस तरीके से अब जो है हर ग्रुप अपनी अपनी चीज़ों को आपके सामने शो करेगा। तो ये हमारे जो है अलग अलग एक्सरसाइज के थ्रू हम जान सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। ब्रेक टाइम जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू टाइम जो है बच्चे को ब्रेक देना चाहिए और असेसर को भी ब्रेक मिलना चाहिए, यानी कि आपके पास इतना टाइम ज़रूर हो कि बीच बीच में क्या है आप ब्रेक लगा सकें, यानी कि ब्रेक हो सकता है बीच बीच में आप थोड़ी सी देर के लिए छुट्टी दे सकते हैं, जैसे कि कोई फिर पानी वगैरह, वॉशरूम वगैरह जा सके, तो इसलिए ब्रेक टाइम भी होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रैप अप एंड रिव्यू, यानी कि जो भी आपने असेसमेंट ली है, अब बच्चों को क्या कहेंगे कि आपका असेसमेंट जो है बहुत अच्छा था, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, इस तरीके से जो है आप एंड में फीडबैक या रिव्यू बच्चों को देंगे। नेक्स्ट आता है चांसेस दे विल हैव सीन लॉट ऑफ कैंडिडेट एंड रिव्यूड many exercise and presentation that it will be difficult to remember the exact thought and the feedback between all assessor on the day and collectively come to a decision to identify a suitable candidate। अब जो क्या है, पूरा हम जो है कम्प्लीटली इतने सारे बच्चों का हमने लिया है, तो हम कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि किस बच्चे का ज़्यादा बेस्ट था, तो हमें जो है उन कैंडिडेट में से किसी बेस्ट को ही चूज़ करना होगा जो कि सूटेबल है, और उसको फिर क्या है और पूरी क्लास को भी कॉम्प्लीमेंट वगैरह हम देंगे। नेक्स्ट आता है करिकुलर एरिया दैट कांट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स के लिए कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते।
Even new spelling, punctuation और grammar test. Here are some tests which cannot be marked with the mark. यानी कि मार्क्स वगैरह को टेस्ट नहीं कर सकते हम. वो क्या क्या हैं? रीडिंग है, स्पेलिंग है, पंचुएशन है, ग्रामर है, मैथ्स है. इनको सिर्फ हम जो नंबर देने हैं उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट नहीं कर सकते. रीडिंग एंड राइटिंग विल नाउ बी सेपरेटेड एंड इक्वल वेटेज इज़ गिवन टू ऑल 3 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द मैथ्स. अब जो है क्या हो रहा है कि रीडिंग राइटिंग अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए गए और उनको, और मैथ्स जो है अलग है, तो इनको सबको इक्वली वेटेज देनी स्टार्ट कर दी है. दिस मीन्स दैट इंग्लिश इज़ नाउ मोर सिग्निफिकेंट स्पेशली इन राइटिंग. यानी कि इंग्लिश में जो है आपको सबसे ज़्यादा क्या है, राइटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. इन एडिशन द टेस्ट विल बी मेजर्ड अगेंस्ट नॉर्म्स फॉर द टारगेटेड पॉपुलेशन. यानी कि जो रूल्स वगैरह बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम मेज़र करेंगे. दिस टेस्ट विल बी बोथ सेट एंड मार्क्ड एक्सटर्नली. इन टेस्ट को क्या है हम सेट करेंगे और मार्क जो एक्सटर्नली वे से भी हम कर सकते हैं. एंड रिजल्ट विल बी यूज टू मेजर द स्कूल परफॉर्मेंस. और जो रिज़ल्ट है इसका जो आया है उसको हम स्कूल की परफॉर्मेंस के लिए भी मेज़र इंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चे की किस तरीके की परफॉर्मेंस है. एंड सो द रीडिंग टेस्ट विल बी provisionally be a single paper with a question based on 800 वर्ड्स टेक्स्ट. यानी कि जो आर्ट और पैसेज होगा वो 300 वर्ड्स का होगा. यानी कि जो हम टेस्ट वगैरह चेक करेंगे वो 800 वर्ड्स की वजह से, या फिर 300 का पैसेज होगा, पेजेस का, मतलब वो पैसेज जो होगा वर्ड्स का. तो इसके लिए जो है हम चेकिंग वगैरह करें. योर चाइल्ड विल हैव टू 1 आवर इंक्लूडिंग रीडिंग टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट. और आप बच्चे को क्या है 1 घंटा देंगे कि आपका क्या टेस्ट आपको 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना है. इसके लिए देयर विल बी ए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन टाइप. अब जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसको सिलेक्ट कर रहे होंगे तो कुछ पॉइंट्स को आपको क्या है ध्यान में रखना होगा. फर्स्ट आता है रैंकिंग ऑर्डरिंग. यानी कि नंबर ऑफ द इवेंट बिलो टू शो द ऑर्डर इन विच दे हैपन्स इन द स्टोरी. यानी कि किस तरीके की रैंक है, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, ये हमें डिसाइड करना चाहिए. लेबलिंग, फिर हम लेबल करेंगे. लेबल द टेस्ट टू शो द टाइटल ऑफ द स्टोरी. टाइटल क्या है स्टोरी का ये पता लगाएंगे. नेक्स्ट आता है फाइंड एंड कॉपी. उसको फाइंड करें और कॉपी करें. 1 वर्ड दैट सजेस्ट व्हाट द वेदर इज़ लाइकली टू इन द स्टोरी. यानी कि क्या स्टोरी के अंदर क्या मेन मोटिव क्या है स्टोरी का, ये देखेंगे. शॉर्ट कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स. यानी कि व्हाट डज द बियर ईट. जैसे कि कोई हमारी स्टोरी है उसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जैसे कि कोई भालू वगैरह दिखाया जा रहा है तो वो क्या खा रहा है, अभी ये देखेंगे. ओपन एंडेड रिस्पॉन्स, जिसके अंदर जो है बच्चा क्या है अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है, जो कि पहरे के अंदर थ्रू आउट चली है पूरी चीज़ें, उनको वो लिख सकता है. नेक्स्ट आता है द ग्रामर एंड पंचुएशन टेस्ट विल इंक्लूड दोज 2 सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ग्रामर और उसके अंदर पंचुएशन में हम अलग से 2 टाइप के क्वेश्चन का इंक्लूड कर सकते हैं. यानी कि सिलेक्शन रिस्पॉन्स, यानी कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. जैसे कि सेंटेंस दिया गया होगा उसमें कह देंगे कि एडजेक्टिव फाइंड करो. या कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि करेक्ट करो, कंप्लीट करो, रीराइट करो सेंटेंस को. कई बार आपने देखा होगा कि सेंटेंस को आगे पीछे लिख दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि अब इसको क्या है करेक्ट फॉर्म में लिखें. तो इस तरीके के जो है टेस्ट हम ले सकते हैं ग्रामर में. जैसे कि अब फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मार्क्स जो है अलॉट करने होंगे. नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्ड विल सिट 3 पेपर्स इन मैथ. पेपर 1 होता है हमारा अर्थमेटिक जो कि 30 मिनट का हम ले सकते हैं. और पेपर 2 और 3 होता है हमारा फ्लुएंसी या सॉल्विंग प्रॉब्लम या रीजनिंग वगैरह का, और 40 मिनट्स का पेपर हो सकता है. पेपर 1 विल कंसिस्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्स क्वेश्चन वेयर द चाइल्ड हैव टू गिव द करेक्ट आंसर टू कैलकुलेट. यानी कि फर्स्ट पेपर जो हमारा होगा अर्थमेटिक, उसके अंदर आपको करेक्टली आंसर देना होगा कैलकुलेशन करने के बाद या मल्टीप्लाई या डिवीज़न करने के बाद. पेपर 2 के अंदर और 3 के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जाएगा, या फिर ट्रू फॉल्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, या फिर हमारे कॉन्स्टेंट क्वेश्चन होंगे. यानी कि गिविंग द आंसर टू ए कैलकुलेशन, ड्राइंग ए शेप एंड कंप्लीटिंग ए टेबल चार्ट वगैरह. यानी कि टेबल दी जाएगी, उसको जो है बीच बीच में से कुछ हटा दिए जाएंगे. जैसे कि 5 की टेबल दी गई है, 5 5 को रिमूव कर दिया गया है, तो जो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर फिल करो. लेस कंस्ट्रेंट क्वेश्चन, यानी कि वेयर द चाइल्ड विल हैव टू एक्सप्लेन देयर अप्रोच फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि किस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो पूरा एक प्रोसेस लिखेगा. मार्क विल बी
अलोकेटेड और फॉलोज, और जो मार्क्स आएंगे उनको जो है एलोकेट किया जाएगा और फॉलो किया जाएगा। सब्जेक्ट एरिया यानी कि नंबर, रेशियो एंड पोर्शन एंड अलजेब्रा, मेजरमेंट, जियोमेट्री और स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मीन्स दैट cannot be tested for marks, that gives a teacher supportive leadership, performance and formative school to select these qualitative टीचर इन द स्कूल। यानी कि जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है ना, वो ये मेज़र नहीं करता कि क्या टीचर सपोर्टिव है, लीडरशिप क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और स्कूल के अंदर परमिट कैसे किया जा रहा है, तो ये चीज़ें जो है इंक्लूड नहीं करता है। तो हमारे क्या आता है कि ये this should be easier to measure and more reliable when comparing the result, but it is not anticipated to be as good as actually demonstrating how well a child use their knowledge। यानी कि ये जो हमारे टेस्ट होते हैं ये अच्छे तो होते हैं और इजी भी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हम इनके ऊपर रिलायबल नहीं कर सकते जैसे कि हम डेमोस्ट्रेशन टेस्ट के ऊपर कर सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि रेमेडियल टीचिंग क्या होता है। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है कि एक स्पेशल टीचिंग है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाएंगी। ये हमारा पेज नंबर 107 पे है, 3rd यूनिट का ही टॉपिक है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि रेमेडियल टीचिंग्स दी जा रही हैं, यानी कि अलग से स्पेशली आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वीक है तो उसको अलग से पढ़ाया जा रहा है। एजुकेशन एक्टिविटीज़ एम्ड एट रिमूविंग डेफिशिएंसी इन द नॉलेज और द स्किल, यानी कि इसका मेन जो ये ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका मेन एम क्या हो रहा है कि किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उसको दूर किया जाए, या उसकी जो नॉलेज या स्किल से रिलेटेड अगर कोई उसमें वो सीख नहीं पा रहा है तो उसको रिमूव किया जाए। रेमेडियल टीचिंग इज ए डिनोटिंग और रिलेटिंग टू ए स्पेशल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या एक स्पेशल टीचिंग है। टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल फॉर द बैकवर्डनेस एंड स्लो लर्नर्स, यानी कि जो बैकवर्ड हैं या फिर स्लो लर्नर है, जो धीरे सीख रहे हैं, उनके लिए ये जो एक अच्छा मेथड है। रेमेडियल टीचिंग का मेन एम क्या होता है, यानी कि स्पेसिफाई एंड एग्जैक्ट मीनिंग, मतलब कि जो हमारा एम है कि बच्चे को क्या है एग्जैक्टली चीज़ें सिखाएं जो जिसमें वो वीक है। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड द प्रोसीजर विच विल करेक्ट द चाइल्ड एरर एंड द स्किल्स थॉट। ये जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे कहाँ पर एरर कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और किस स्किल वगैरह में गलती कर रहे हैं और उनको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। इट एम टू करेक्ट द एरर्स ऑफ द स्टूडेंट मेड इन द पास्ट, यानी कि जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने में मदद करेगा। एंड प्रिवेंट फ्यूचर एरर्स, और आगे वही गलतियाँ या और गलतियाँ इस टाइप की वो बच्चा ना करे तो उसको क्या है इम्प्रूव करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आता है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़ एवरी टेस्ट आइटम हैज़ इन इट्स पर्टिकुलर वैल्यू इन एडिशन टू इट्स कंट्रीब्यूशन टू द टेस्ट एज ए होल, यानी कि जो डायग्नोस्टिक पर्पज़ होता है हमारा हर टेस्ट का यही होता है कि किस एरिया में क्या है कि बच्चा वीक है, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जाना जाता है, किस में उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और उसकी हेल्प से अगर कोई बच्चा वीक मिलता है डायग्नोस टेस्ट में, डायग्नोस कौन करता है, अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी बीमारी के कुछ सिम्टम्स बताते हैं तो वो फिर आपको डायग्नोस करता है, यानी कि आपकी बीमारी को लेके सोचता है, विचार करता है कि किस तरीके के सिम्टम है, उसके बाद जो है आपकी प्रॉब्लम उसको पता चल जाती है, फिर भी वो आपको क्या है मेडिसिन दे रहा है। इसी तरीके से हमारा रेमेडियल टीचिंग भी तभी है कि पहले टीचर जो है असेसमेंट कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है, बच्चे के बारे में पता लगा रहा है, उसके बाद ही क्या है उसको रेमेडियल टीचिंग दी जा रही है। नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रोसेस क्या है रेमेडियल टीचिंग का। इट शुड बी फॉलोड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा, यानी कि ओवरऑल बच्चे के बारे में जाना जाएगा। It is mainly organized to remove the difficulties of the weaker student in the studies, यानी कि जो बच्चे डिफ़िकल्टीज़ महसूस कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करने में या स्किल को लर्न करने में, तो उनकी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव किया जाए। एंड अप्रोप्रिएटली स्ट्रेटजीज इज़ फॉलोड फॉर रेमेडियल टीचिंग। फिर हम जो है एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी अपनाएंगे रेमेडियल टीचिंग के लिए। आफ्टर टीचिंग ए टेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेड टू असर्टेन हाउ फार टीचिंग लर्निंग डिफ़िकल्टी कुड बी रिमूव्ड। फिर हम ये देखेंगे कि आपने जो रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड किया उसके बाद बच्चा क्या है कहाँ तक किस हद तक जो है उस डिफ़िकल्टी को रिमूव कर पाया है, ये चेक करेंगे। इट में हिंट एट री टीचिंग और फर्दर रेमिडिएशन। अगर जो है वो रिमूव नहीं होती है तो हम दोबारा से उसको हिंट वगैरह देंगे, री टीचिंग कराएंगे, दोबारा से पढ़ाएंगे
ताकि वो जो है आगे जाकर इम्प्रूव कर सके। पर्पज़ क्या होता है ऑफ रेमेडियल टीचिंग? डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स ऑफ द पीपल, बच्चे के लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना, स्पीकिंग स्किल को, लिखने के तरीके को यानी कि राइटिंग स्किल्स को, इन सारे स्किल्स को इम्प्रूव करना ही जो हमारा रेमेडियल टीचिंग है उसका मेन मोटिव होता है, पर्पज़ होता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग, किस तरीके की हम रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग फॉर द होल क्लास, पूरी की पूरी क्लास ही ऐसी आप मान रहे हैं कि हर बच्चा ही वीक है किसी चीज़ में, तो हम पूरी की पूरी क्लास को ही रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट, यानी कि जिनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं आ रही है तो उनको भी क्या है हम रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेमेडियल टीचिंग विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम रेमेडियल टीचिंग को डायग्नोस्टिक टेस्ट के बिना ही, यानी हमने एक्चुअली ओवरऑल पता ही नहीं लगाया बच्चे के बारे में, उस टाइम पर भी हम दे सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद भी दे सकते हैं, पूरी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है बच्चे से रिलेटेड तो उसके बाद भी हम उसको रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। इंडिविजुअल रेमेडियल टीचिंग, यानी कि बच्चे को अकेला ही कर मतलब कि एक अकेला ही ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ्स में वीक है तो उसको अलग से आप क्या रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। ग्रुप रेमेडियल, यानी कि 10-15 बच्चे ऐसे थे जिनको जो है कोई सेम क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी तो उनको भी क्या अलग से आप समझा सकते हैं, उनको भी रेमेडियल टीचिंग आप दे सकते हैं। फंक्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ द रेमेडियल टीचिंग, क्या फंक्शन है इसके, क्या सिग्निफिकेंस है ये देखते हैं अब। टू असिस्ट द स्टूडेंट हु रिमेन बैकवर्ड विद देयर क्लास रूम टीचिंग, यानी कि ये उनको हेल्प करता है जो क्लासरूम में चीज़ें चल रही थी उसमें ये थोड़े से बैकवर्ड रह जाते हैं। टू सॉल्व द लर्निंग डिफ़िकल्टी ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर किसको इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हम जो है रेमेडियल टीचिंग देंगे। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी कि इंग्लिश टीचिंग के स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम रेमेडियल टीचिंग देंगे। टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इन व्यू ऑफ वाइड कवरेज ऑफ द चाइल्ड वेरिएशन, यानी कि टीचर को भी मॉडिफाई करने के लिए क्या है हम रेमेडियल टीचिंग की हेल्प से क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं टीचर के इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को। अब एक जो टीचर है वो जस्ट ओरली आपको समझाया जा रहा है और आपको बोल रहा है कि मैं बोल रही हूँ, आप जो है लिखते जाएं अपने आप से। तो अब क्या है, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जैसे ही टीचर बोलेगा वो वही के वही सेम वर्ड लिखेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होंगे वो उस चीज़ को करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी जो लिखने की प्रैक्टिस है वो अच्छी नहीं है। यानी कि ये भी टीचर के इंस्ट्रक्शन मेथड को भी मॉडिफाई करने में हेल्प करता है हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे किस वजह से वीक होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है टू अवॉइड वेस्टेज इन एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि जो हमारा एजुकेशन का प्रोसेस है उसके अंदर वेस्टेज वगैरह ना हो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो हमारे एजुकेशन प्रोसेस को ख़राब कर दें। नेक्स्ट आता है टू इवॉल्व द इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यानी कि ये पता लगाने में भी हेल्प करेगा कि इफ़ेक्टिव टीचिंग लैंग्वेज कौन सी है, किस लैंग्वेज में बच्चा जो है ज़्यादा समझ पा रहा है। अब हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज मेनली है। अब जो टीचर है वो संस्कृत बोल रहा है, हिंदी पढ़ाते हुए भी वो संस्कृत का यूज़ कर रहा है, क्या आप उस टीचर से कुछ समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए ये भी हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है टू ट्रेन द स्टूडेंट इन इंडिपेंडेंस, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ करेक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टू लर्न, यानी कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाता है जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने आप के बारे में जान पाएंगे, अपने आप को क्या है सिखा पाएंगे, अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे, अपने आप को जो कौन सा प्रिंसिपल होगा जिसकी वजह से वो अपने आप की हर चीज़ को करेक्ट करने लगेंगे, वो क्या है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए सीखो। नेक्स्ट आता है रिमीडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या है। क्लास टीचिंग के अंदर क्या होगा, द टीचर टीच द होल क्लास, पूरी की पूरी क्लास को पढ़ाया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे क्लास टीचिंग। पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं जैसे कि एक लेसन और यूनिट जो है पूरी क्लास को समझ नहीं आया तो उसको आप जो है अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। ही स्ट्रेस ए पर्टिकुलर पॉइंट अगेन एंड अगेन, यानी कि वो क्या है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेगा ज़्यादातर इस क्लास के अंदर, ताकि जो है जिन को डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, जो डेफिशिएंसी कमियां आ रही थी उनको क्या है रिमूव किया जा सके, इसलिए जो है रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। नेक्स्ट आता है ग्रुप टीचिंग के अंदर द स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाएगा। दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जर्नल लर्निंग डिफ़िकल्टी। अब जैसे कि किसी को क्या है एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, दूसरे बच्चे को दूसरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो अब ग्रुप बना दिया जाएगा। जिनको फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा वो एक तरफ आएंगे, उनका अलग ग्रुप है, जिनको सेकंड नहीं आ रहा, थर्ड नहीं आ रहा, उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं। फिर उन ग्रुप्स में आप अलग अलग से पढ़ाएंगे उनको।
इससे क्या होगा, द टीचर टीच दिस ग्रुप सेपरेटली एंड ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, जिससे जो है बच्चों की प्रॉब्लम क्या है दूर हो जाएगी, सबको अलग अलग पढ़ाने की कोशिश करेगा। फिर आता है इंडिविजुअल रिमेडियल टीचिंग। इंडिविजुअल रिमेडियल टीचिंग कौन सी होती है, द टीचर अटेंड्स टू डिफ़िकल्टीज ऑफ अ इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी कि ये देखेगा कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल को क्या क्या डिफ़िकल्टी हो रही है और फिर उनको अलग से क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा, यानी कि इंडिविजुअली जिनकी मैक्सिमम अटेंशन फिर जो है टीचर उस स्टूडेंट को ज़्यादा देगा। नेक्स्ट होता है सुपरवाइज रिमेडियल टीचिंग, यानी कि द रोल ऑफ द टीचर इज़ टू कन्फाइन टू नोटिस एंड सुपरवाइज द लर्निंग एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट। बच्चा किस तरीके से लर्न कर पा रहा है उनको सुपरवाइज करेगा, और फिर जो है अगर करेक्ट मेथड होगा, इनकरेक्ट मेथड अगर वो फॉलो कर रहा है लर्न करने के लिए तो उसको जो है करेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। इस टाइप की टीचिंग के अंदर क्या होगा, ऑटो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके अंदर हेयर द लर्नर इज़ प्रोवाइडेड विद सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी कि उसका खुद का लर्निंग मटेरियल होगा, सच एज ऑटो लर्निंग मॉड्यूल, अलग से मॉड्यूल दिए जाएंगे, या फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग टेक्स्ट बुक वगैरह होंगी, टीचिंग मशीन्स वगैरह होंगी, कंप्यूटर असिस्ट प्रोग्राम वगैरह के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देंगे। नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के थ्रू भी हम रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। एक्शन रिसर्च इज़ ऑल्सो ए रेमेडियल डिवाइसेज फॉर द क्लास प्रॉब्लम। इट इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग बोथ द जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि एक्शन रिसर्च यानी कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उसके बाद आपको कहा जाएगा आप इसके ऊपर आप काम करके दिखाएं, फिर जो है बच्चा काम करेगा उसके ऊपर, फिर जो है टीचर उसको करेक्ट वगैरह करके दिखाएगा। तो ये जो है एक जर्नल और स्पेसिफिक, अगर हमें कोई किसी एरिया में या सभी बच्चों को प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट किया जाएगा। मास्टरी लर्निंग, यानी कि दिस इज़ ए न्यू इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी, इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग के लिए डेवलप की गई है। क्लासरूम टीचिंग रीएनफोर्समेंट टेक्निक, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन एंड इंडिविजुअल लर्निंग डिवाइसेस आर इंक्लूडेड इन इट। द स्टूडेंट हु हैव नॉट अचीव्ड द लेवल ऑफ मास्टरी, जिन्होंने मास्टरी का लेवल अचीव नहीं किया है, देयर केसेस देर इज़ ए कोज ऑफ डिफ़िकल्टी नोन एज डायग्नोस्ड, जिसके अंदर क्या है डिफ़िकल्टी आएगी डायग्नोज करते हुए। फॉलोइंग आर द रेमेडियल टेक्निक, क्या क्या हम रेमेडियल टेक्निक दे सकते हैं, जैसे कि रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, पहले से ही आप जो है प्रिपेयर वगैरह कर ले कि डिफ़िकल्टी क्या है बच्चे की लर्निंग में, और उसके बाद जो है आपको उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है रेमेडीज़ देनी चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह देनी चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम इज़ अलॉटेड फॉर द गोइंग थ्रू द रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। जब आप रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसमें भी आप जो है एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करें। बुक फॉर स्टडी, बुक्स जो होंगी वो स्टडी के लिए, कंटेंट के लिए बच्चों को सजेस्ट करें कि ये तरीके से आप पढ़ सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, प्लान करेंगे पहले हम, फिर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर लीड करेंगे और फिर एवेल्यूएट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हम बच्चे को इम्प्रूव करेंगे, फिर हम क्या है उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे एक प्रॉपर वे में, फिर उसको लीड करेंगे और फिर क्या है एवेल्यूएट करेंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी किस तरीके से सही हो पाई है। व्हाट रेमेडियल मेजर विल यू अडोप्ट फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट। क्वालिटेटिव असेसमेंट जो होती है हम उसके लिए किस तरीके का जो है रेमेडियल मेजर को हम अडोप्ट कर सकते हैं। रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं, इफ़ डायग्नोज इज़ टू हैव ए वैल्यू इट मस्ट बी फॉलोड बाय द एक्शन। अगर कोई वैल्यू है तो उसके साथ एक्शन भी लिया जाना चाहिए। स्टूडेंट डेफिशिएंसीज रिवील बाय द टेस्ट एरर डिमांड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, यानी कि स्टूडेंट की जो डेफिशिएंसी है उनको पता लगाना चाहिए उसके टेस्ट एरर और डिमांड के थ्रू। हम किस तरीके से जो है मेज़र कर सकते हैं, रेमेडियल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारे जो रिज़ल्ट आता है उसको हम टेस्ट करेंगे। अगर कोई हमारे इंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर फॉल्ट था तो उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ डिज़ायरेबल टू गो ओवर टेस्ट विद दोज हु हैव डन पुअरली इन दैम, यानी कि टेस्ट उनका लिया जाना चाहिए जिसने जो है पुअर परफॉर्मेंस दी थी, दोबारा से हम उनका टेस्ट वगैरह लेंगे, पढ़ाने के बाद फिर से लेंगे। दिस अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एरर एंड करेक्ट द रॉन्ग impression and the erroneous idea and to interact with the teachers and to explain why they answer in this way and the teachers can know about the individual student। अब देखिए कि बच्चे क्या है उनको एरर करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है, डिस्कस करना चाहिए अब हमें उस एरर को। अब बच्चे ने एरर किया है, आपको एक मौका मिला है कि आप जो है उस एरर के बारे में डिस्कस करें, उसको करेक्ट करें, ये जानने की कोशिश करें कि बच्चे ने इस एरर को क्यों गलत, मतलब कि ये एरर क्यों किया है, किस वजह से ये एरर वो कर पाया है, यानी कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से बच्चे ने ये एरर किया है, और उस इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में जो है टीचर अच्छी तरीके से जान पाएगा रेमेडियल टीचिंग के थ्रू।
नेक्स्ट आता है टीचर कैन डिस्कस साइड बाय साइड विद देम, और जो रेमेडियल स्टूडेंट होते हैं उनको साइड बाय साइड जो है डिस्कस करते रहना चाहिए, क्विज़ वगैरह करानी चाहिए और उनको जो है साइड बाय साइड आपको डिस्कस करते रहना चाहिए। द डिस्कशन विल बी कैपिटलाइज्ड अपॉन द इमीडिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द मटेरियल कवर्ड बाय द टेस्ट, यानी कि जो मटेरियल कवर किया गया है डायरेक्टली उसी के ऊपर जो है हमारे टेस्ट वगैरह होने चाहिए। नेक्स्ट आता है यूजिंग ऑफ ICT फॉर इनोवेशन इन एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि ICT का क्या यूज़ है अब हम ये देखेंगे। ICT की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, एक मतलब कि अपने जो भी हम स्कूल के अंदर इक्विपमेंट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, ICT यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे हम, जिसके थ्रू जो हमारे जैसे कि एप्लीकेशंस वगैरह होंगी, जैसे कि मॉनिटर होता है, जो प्रोजेक्टर होता है, उन सब चीज़ों का यूज़ करके हम जो है बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, इसको हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों चीज़ें कह सकते हैं। बोथ द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बी फाउंड to include the tools, equipment and support material for the purpose of information and communication। इंफॉर्मेशन देने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ टूल्स वगैरह होंगे, चाहे हमारी ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फिर मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ICT क्या है हमारा, ये जो है डिफरेंट है ट्रेडिशनल से। इन मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इंक्लूड द टूल्स, इक्विपमेंट एंड द सपोर्ट मटेरियल एज गिवन बिलो। जो मॉडर्न होंगे उनके अंदर ये चीज़ों का इंक्लूड है इक्विपमेंट, जैसे कि मल्टीमीडिया, पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप। बच्चों के पास पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसको इंक्लूड किया गया है। डिजिटल वीडियो कैमरा, यानी कि वीडियो कैमरा है, साथ के साथ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जैसे कि LCD हो गए, DCP हो गए, ईमेल, इंटरनेट, www वर्ल्ड वाइड वेब, लोकल है, लैन नेटवर्क है, वैन है, मैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आता है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बच्चे कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज वगैरह इसके अंदर इंक्लूड की गई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट वगैरह हो गया, MS एक्सेल, MS वर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर डाटाबेस एंड डाटा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है, CD-ROM है, DVD है, टेलीटेक्स्ट है, वीडियो टेक्स्ट है, इंटरेक्टिव टेक्स्ट वगैरह है, द इंटरेक्टिव वीडियो डिस्क हैं, या फिर इंटरेक्टिव रिमोट इंस्ट्रक्शंस वगैरह, इसके अंदर ये सारी चीज़ों का इंक्लूड किया गया है। यूज़ एंड एडवांटेज ऑफ ICT इन द सिस्टम, क्या क्या यूज़ है ICT का। ये मोटिवेट करती है लर्नर्स को। फर्स्ट हमारा ये है, इट प्रोवाइड ग्रेटर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। इट इम्प्रूव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये इकट्ठा पढ़ने के लिए जो है हमें मतलब हमारी कोलैबोरेटिव, हम इकट्ठा जो लर्निंग कर सकते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इट गिव बोथ द इंटरेक्टिव लर्निंग अलॉन्ग विद द रिक्रिएशन, यानी कि अट्रैक्ट बनाती है मटेरियल को। अब जैसे हम PPT के थ्रू पढ़ रहे हैं तो वो एक टाइप से अट्रैक्शन बना रही है बच्चों के लिए। नेक्स्ट होता है, इट डेवलप द पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन, ये जो है कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन की पावर को इंक्रीज़ करता है। डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग वगैरह को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है, जो कि नेटवर्क वगैरह से रिलेटेड है। इट इम्प्रूव डिज़ाइनिंग द स्किल्स वगैरह को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज लर्निंग, ये हेल्प करता है एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, या फिर जो हमारी नॉलेज वगैरह है, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, टेक्निक वगैरह, मेथड वगैरह की हेल्प से। इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेटिंग फ्रॉम टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर सेंटर्ड, यानी कि इसके अंदर ट्रांजिशन हुआ है, जिसमें क्या है, टीचर सेंटर्ड जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होती थी उनको स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन माना गया। यानी कि अब जो टीचर है वो अपने आप को सोच कर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, वो बच्चों की लाइक डिसलाइक, उनको किस तरीके से समझाना चाहिए, उनके ऊपर क्या है वो इंस्ट्रक्शन देगा। नेक्स्ट आता है, इट एनेबल द स्टूडेंट टू बिकम मोर सेल्फ रिलायंट, इसके अंदर जो है स्टूडेंट को अब मोर सेल्फ रिलायंट बनाया गया है। इट अनेबल द टीचर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग टास्क, यानी कि अब जो है इसके अंदर चैलेंजेस आएंगे टीचिंग लर्निंग टास्क को अनेबल करने के। नेक्स्ट आता है, यूज़ ऑफ ITC इन लर्निंग एक्सरसाइज फॉर द लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, किस तरीके से हम ICT का यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। द वर्ल्ड समिटिव इंफॉर्मेशन सोसाइटी कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ द इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिससे कि अब देखिए हमारे जब हम लर्निंग कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो उसके लिए क्या है, हमें जैसे कि प्ले वगैरह का हेल्प से हमें सिखाया जाएगा,
टीच एंड लर्न फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टू क्रिएट एक्सेस ऑनलाइन कंटेंट, अगर हमें फिर भी कुछ नहीं मिल रहा तो हम ऑनलाइन कंटेंट सर्च कर रहे हैं और उसके थ्रू हम पढ़ पा रहे हैं। तो ये इस तरीके से जो ICT हमें हेल्प कर रहा है कि हम अपनी लैंग्वेज तो जाने ही, साथ के साथ जो है हम अपनी दूसरी लैंग्वेज भी हम इजीली सीख सकते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस ए रिव्यू इज़ रिलेटेड टू द लिटरेचर, जैसे कि नीड असेसमेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन होना चाहिए और कंटेंट अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए, तभी वो जो है लैंग्वेज को सीख पाएंगे। वाई डू वी नीड असेसमेंट, हमें असेसमेंट की क्या ज़रूरत है? असेसमेंट जो होती है हमें किस लिए ज़रूरत होती है कि ये एक प्लान होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ये पता करते हैं कि बच्चा क्या है, कहाँ तक सीख पाया है, कितना वो अच्छी तरीके से वो बेहतर कर रहा है। हु विल कंडक्ट द स्टडी, यानी कि कौन जो है ये करेगा, असेसमेंट करेगा? दोज हु आर अवेयर अबाउट द इशू रिलेटिंग टू द टारगेट पॉपुलेशन, जिनको ये पता होगा कि टारगेट पॉपुलेशन के क्या क्या इशू हैं, सर्विस प्रोवाइडर, पैटिशनर, ये सारी चीज़ें जो हैं जिनको पता है वही क्या है, वॉलेंट्री स्टाफ या फिर हमारा जो नॉर्मल स्टाफ है, कंसल्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। दोज केयरिंग अबाउट द इश्यूज़, जो रिप्रेजेंट करते हैं टारगेट पॉपुलेशन वगैरह को। हु सॉर्ट द इंफॉर्मेशन नीड टू बी कलेक्टेड, कौन ये तय करेगा कि इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट होगी। टू बेटर अंडरस्टैंड द टारगेट ग्रुप देयर माइट बी ए नीड टू मेक ए बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दैट इंक्लूड द सोशल पैटर्न, जिसके अंदर सोशल डेमोग्राफिकल पैटर्न जो है इंक्लूड किया जाना चाहिए। हाउ शेल द इंफॉर्मेशन कलेक्शन कम अबाउट, किस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन जो है आपके पास आएगी, जैसे कि रिकॉर्डेड है, ऑब्जर्वेशन, ये सर्वे वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, इनके ऊपर बेस होगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि ICT का क्या यूज़ है, किस तरीके से वो गोल हमारे जो हैं, जो एक्चुअल हमने गोल सेट किए थे उनको अचीव करने में ICT हमारी मदद वगैरह कर रहा है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनको क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा शायद। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या है और डिस्कस करो ICT को। ई लर्निंग क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे से आपको लर्निंग करनी है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जैसे कि ई से मतलब क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ करके, फ़ोन, जैसे फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमारे जो अलग अलग चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्टर वगैरह हो गए, इनके थ्रू, या CD हो गई, DVDs हो गई, इनकी हेल्प से हम जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ई लर्निंग। यानी कि जो गैजेट हैं उनकी हेल्प से हम लर्निंग कर पा रहे हैं तो उसको हम ई लर्निंग कहेंगे। ई लर्निंग इज़ इलेक्ट्रॉनिकली कैरिड आउट लर्निंग फैसिलिटेटेड एंड सपोर्टेड बाय द यूज़ ऑफ एडवांस्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली कॉलिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया। पर्टिकुलरली हम ये कंप्यूटर मीडिया हैं या फिर जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं और मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके जो भी हम लर्न कर पा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ई लर्निंग कहेंगे। ई लर्निंग की डेफिनेशन दी गई है, ई लर्निंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज टू डिलीवर ए ब्रॉडर एरिया ऑफ सॉल्यूशन दैट एनहेंस द नॉलेज एंड द परफॉर्मेंस, यानी कि बट ज़्यादा सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड किया जाता है जिससे हमारी नॉलेज और परफॉर्मेंस भी क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है, और इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं ई लर्निंग के, यानी कि ई लर्निंग आप किस तरीके से करा सकते हैं, या क्या नेचर है इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी क्या हमारी जो है विशेषताएं हैं, ये क्या क्या है। ई लर्निंग रेफर्स टू द कंप्यूटर एनहेंसमेंट लर्निंग, ई लर्निंग को हम कंप्यूटर एनहेंसमेंट लर्निंग कहेंगे। ई लर्निंग जो है स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू ऑनलाइन लर्निंग, हम जो है ऑनलाइन लर्निंग जो है ई लर्निंग कहेंगे। इट कन्वे द ब्रॉडर मीनिंग एंड देन द कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, ये जो है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है और कंप्यूटर एड इंस्ट्रक्शन से भी बड़ी है। द यूज़ ऑफ ई लर्निंग शुड बी कन्फाइंड टू द टाइप ऑफ लर्निंग कैरिड आउट फैसिलिटेटेड एंड सपोर्टेड बाय द वेब एनहेंस इंस्ट्रक्शन, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, जैसे कि ईमेल के थ्रू, या फिर आपने जैसे कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की है, या फिर ई बैंकिंग, ई बुकिंग, ये सारी की सारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज क्या है लर्नर को जो है, there are many learners who may not have time and resources for getting access to traditional classes, किसी के पास जो है टाइम नहीं होता है तो इसलिए क्या है वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, उसकी वजह से वो क्या है इजीली लर्न कर पाते हैं। या फिर किसी बच्चे को जो है इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो, या फिर वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन जब आप उसको ई लर्निंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे से के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी आ जाता है कई बार। नेक्स्ट आता है ई लर्निंग इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ अरेंजिंग एन एक्सेस ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट ए फुल टाइम स्टूडेंट हैज़, यानी कि ई लर्निंग के अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर ये फीचर होता है कि जो हमें
फुल टाइम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, वही सेम चीज़ हम भी पढ़ पा रहे हैं। थ्रू ई लर्निंग द एजुकेशन इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आर प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड और मेंटल एबिलिटी लेवल के अकॉर्डिंग जो है हमें ई लर्निंग कराई जा रही है। ई लर्निंग क्या है, डिफरेंट स्टाइल इसके अंदर फॉलो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन एंड लाइव इंटीग्रेशन बिटवीन द टीचर एंड, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट आता है ई लर्निंग थ्रू ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के थ्रू भी हम ई लर्निंग आसानी से कर सकते हैं, जिसकी एडवांटेज ये होती है हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहती है वो चीज़ें। इट कैन बी प्रोवाइडेड इन इफेक्टिव मीडिया फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन ऑफ द लर्नर रिसाइडिंग एट द डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि जो दूर दूर जगह पर रहते हैं जहाँ पे स्कूल वगैरह की अच्छी फैसिलिटीज़ ना हो, वहाँ पर भी जो है बच्चा आसानी से सीख पा रहा है आज के टाइम में। ई लर्निंग में ऑल्सो प्रोवाइड opportunity for testing and evaluating the learning outcome of the learners through the teacher peers and auto in instructional devices and software available with the reading material online। ये जो है ई लर्निंग क्या है, इवैल्यूएशन की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।